तो इधर उधर की न बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। देश के प्रधानमंत्री ने 4400 दिनों का कार्यकाल संपूर्ण किया और वो पंडित नेहरू से ज़्यादा महान हो गए। नेहरू ने क्या किया? मात्र 28 वर्ष स्वतंत्रता संग्राम को दिए, लगभग 3260 दिन यानी कि 8 वर्ष 11 माह जेल में बिताए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 12 वर्ष बेमिसाल में जो 12 उपलब्धियां हासिल की, उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा ना हो तो सफलता के हवन में पूर्णाहुति संपन्न नहीं होगी। तभी तो महानुभाव नेहरू से महान होंगे। हमारे महामानव ने तो गद्दी संभालते ही प्रथम वर्ष 2015 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 को परिवर्तित करने के लिए लोकसभा में बिल पारित करवा दिया था। लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण देश का गरीब बच गया। इस अधिनियम में जबरन भूमि अधिग्रहण करने का प्रावधान था, जिसकी आड़ में उद्योगपतियों का विकास करना था, शहरी विकास के नाम पर कुछ बिल्डरों को भूमि उपलब्ध करवाना था। अगर याद ना हो तो मैं याद दिलवा दूं, इसका विरोध सूट बूट की सरकार के नाम से हुआ था। यहां से प्रारंभ हुई उपलब्धियां भारतीय औद्योगिक क्रांति से भारतीय मित्र क्रांति में परिवर्तित होना शुरू हुई थी। लेकिन सफलता के शोर में हकीकत छुप गई। दूसरा वर्ष 2016 में नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को जो झटका दिया, वो सन 1835 की अंग्रेजी हुकूमत में क्वाइनेज एक्ट पूरे देश में एक समान यूनिफॉर्म मुद्रा प्रणाली को भी पीछे छोड़ गया। 1835 में का यह सुधार वर्षों की तैयारियों, विचार विमर्श के बाद व्यवहारिकता में आया था और नोटबंदी बिना सोचे समझे, और उसे नाम दिया गया काले धन और आतंकवादियों के ऊपर नियंत्रण करने का। आरबीआई के अनुसार प्रतिबंधित मुद्रा का 99% 3% बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वापस आ गया और 8 PM ने अर्थव्यवस्था का वो कालचक्र दिया जिसने आम आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया। वित्तीय वर्ष 17-18 की पहली तिमाही में 1% GDP गिर गई। 86% मुद्रा को एक झटके में सस्पेंड कर दिया गया। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसमें महिलाएं कुछ पैसे घर में बचा कर रखती थी, उस पर भी हमला हुआ। तब की टूटी हुई अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर दोबारा नहीं लौटी है। देश पर नई करेंसी छापने का बोझ अवश्य आया। तीसरे वर्ष 2017 में GST के प्रावधानों ने राज्य की स्वायत्तता को केंद्र के अधीन किया। अंग्रेजों ने भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विरोध नहीं किया था। GST पूर्णतः एक फेल व्यवस्था है, जिसमें अभी तक 56 बैठकें हो चुकी हैं और हर बैठक के बाद एक नया फरमान जारी होता है। GST काउंसिल की बैठकों में राज्य के पास चाहे वीटो का अधिकार हो, तब भी केंद्र के पास वीटो पावर है और उसमें छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है। GST भारत की परंपरागत व्यापार व्यवस्था के लिए षड्यंत्र की तरह काम कर रहा है। GST के कारण राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो रही है, जिसके भारत का संघीय ढांचा यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो रहा है। राज्य अपनी योजनाओं के लिए केंद्र पर निर्भर हो रहे हैं और राजनीतिज्ञों का शिकार हो रहा है। जनमत का अपमान हो रहा है और केवल उद्योगपति मित्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार राज्यों की प्रगति हो रही है और उसी को ही विकसित भारत और ये चौथी, तीसरी, पांचवी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है। चौथा वर्ष 2018 भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में लेटरल एंट्री व्यवस्था जून 2018 में इंट्रोड्यूस की गई। इस व्यवस्था ने कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्मचारी और उद्योगपतियों के चहेतों को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर बिठाने का एक संयोजित प्रयास किया और प्रारंभिक व्यवस्था में 10 पदों के लिए आवेदन भी मांगे गए UPSC के माध्यम से, लेकिन वह कानूनी प्रक्रिया में फंस के रह गए क्योंकि वहां पर आरक्षण व्यवस्था, जिसे हम रिजर्वेशन रोस्टर कहते हैं, को दरकिनार नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी आज लगभग 35 ऐसे लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बिठाया गया है, लगभग 65 के करीब विभागों में, और उन सभी विभागों का केवल
व्यवसायीकरण हुआ है, ना कि कोई जन सेवा। अगर प्रमुखता से देखें तो वित्त विभाग, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क परिवहन, वाणिज्य, सूचना प्रसारण, शिक्षा, इस्पात, आर्थिक मामलों से जुड़े विभाग, लगभग 65 विभाग हैं और इन सभी विभागों में कार्यरत कॉरपोरेट सेक्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के अधिकारियों ने देश की मूलभूत तस्वीर बदल डाली है, क्योंकि सरकार सेवा के लिए होती है, व्यापार करने के लिए नहीं। 5वें वर्ष 2019 में पुलवामा हो गया और देश के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और 2016 की नोटबंदी जो आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए की गई थी वो स्वतंत्र हो गई और राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव भी संपन्न हो गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक को व्यापारिक वस्तु की तरह बेचा गया। जब देश के विपक्ष ने सबूत मांगे तो उन्हें सेना के प्रति संदेह की दृष्टि रखने पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया, लेकिन जो सेना की बहादुरी को बेच रहे थे उन्हें राष्ट्रभक्त घोषित कर दिया गया, जो आज इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करके बैठे हैं और वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। छठे वर्ष 2020 में जब देश कोविड की थाली पीट रहा था तो पर्दे के पीछे एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी। एक ऐसी व्यवस्था की संरचना हो रही थी जो कहती है कि आप फिजिक्स के साथ इतिहास पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी के साथ संगीत। भारत में शिक्षा रोजगार का साधन उपलब्ध कराती है, मनोरंजन का नहीं। इतिहास सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन शिक्षा से छेड़खानी कभी नहीं। अनपढ़ संघियों की बीमार मानसिकता ने यूनिवर्सिटियों का दिवालिया निकाल दिया। बच्चों को अपने नतीजे लेने के लिए न्यायालय का रुख करना पड़ा। स्किल डेवलपमेंट को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया। एक नई व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की गई, जबकि आईटीआई का विस्तार किया जा सकता था। लेकिन समस्या यह है कि आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की संरचना 1950 में पंडित नेहरू ने की थी। आज शिक्षा को दोबारा पटड़ी पर लाना एक चुनौती बन गई है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान पखंडियों की संतानों से ज्यादा दृढ़ इच्छा रखती है। 2021 में किसान आंदोलन ने भारत की छवि को पूरे विश्व में धूमिल किया। कृषि प्रधान देश माना जाता है भारत। वहां सरकार का टकराव किसानों से होना सरकार की नीतियां और मित्र बंधुओं के अप्रत्यक्ष सहयोग करने को लेकर के साफ दिख रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में भारत से व्यापार करने और भारत में इन्वेस्टमेंट करने से अपना हाथ पीछे किया, जिसके एक बार पुनः देश की अर्थव्यवस्था को घायल किया है और नफरत का बीज बोया है। 2022 में इन्हीं किसान परिवारों के बच्चों को या मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों को देश सेवा में अपमानित करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना को प्रस्तावित किया गया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सेना में 90% किसान परिवारों के और मध्यवर्गीय घरों के बच्चे जाते हैं। उनके साथ यह मजाक किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया? क्या सेना का भी व्यापारीकरण करने की कोशिश की गई? चीफ ऑफ द डिफेंस यानी कि सीडीएस की व्यवस्था लागू करने के पीछे की मानसिकता क्या थी? अपना काम घटाना या सेना के तीनों अंगों को नियंत्रण करने का एक संयोजित प्रयास। सीडीएस विपिन रावत की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई गई, सवाल तो यह भी पूछा जाएगा। 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित किया गया। मैं भक्तों को बता दूं कि यह बिल 27 वर्ष पूर्व एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 में प्रस्तुत किया था और यह बिल महिला वोटों को आकर्षित करने के लिए नहीं किया गया था। इसका परिणाम उस समय महिलाओं को अधिकार देना था, लेकिन बीजेपी ने इसका प्रयोग किया और इसे पारित करवाया और पारित करवाने के बाद इसे बिल बनाना भूल गई। 2026 में परिवर्तित करके अमेंडमेंट के लिए प्रस्तुत किया गया। जो अमेंडमेंट गिर गया, लेकिन भाजपा ने उसे बेचकर बंगाल चुनाव जीत लिया, जो बिना जनगणना के पारित होना संभव नहीं था। 2024 की घटना सबसे महत्वपूर्ण है, जब न्यायालय के आदेशों के बाद राम मंदिर निर्माण हुआ और जजमान बन बैठे देश के प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री किसी जाति, धर्म या समुदाय का प्रधानमंत्री नहीं होता। वाजपेयी जी ने 2002 में नसीहत भी दी थी, आज भी अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में
अपेक्षा के अनुरूप नतीजे ना पाने के बाद आज तक समीक्षा बैठकों में यह चिंता नहीं कर पाई कि 400 पार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक समुदाय का प्रधानमंत्री बन के रहना पसंद किया, ना कि देश का। बेहतर होता वो देश की संस्कृति के अनुरूप अपने आप को जजमान बनने से रोकते और अन्य समुदायों और अल्पसंख्यक समुदायों वर्गों के साथ विश्वास प्राप्त करते। 2025 में सत्ता की लालुकता ने SIR के माध्यम से बिहार में 47 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया, यानी कि लगभग 6%। आंकड़े दिलचस्प हैं। 17 माह पूर्व 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और बिहार विधानसभा चुनावों में मत प्रतिशत के आंकड़े दिलचस्प हैं। 2024 में भाजपा को मत मिले थे 20.52% और 25 में मिले हैं 20.8। जनता दल यूज को 24 में मिले थे 18.52 और 25 में मिले हैं 18.46 और जनता दल को 2024 में मिले थे 22.14 और 25 में मिले हैं 23%। तो आखिर की 6% वोट जो काटा, इसका लाभ किसको प्राप्त हुआ? ये कमाल था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, यानी कि चुनाव जीतने का बेहतरीन फार्मूला। 2026 में UGC का तोहफा लिए सरकार आपके द्वार खड़ी है और मेरे आदरणीय, सम्माननीय, माननीय एवं देशभक्त मित्र प्रधानमंत्री को नेहरू से बड़ा बताने के लिए हवन कर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल यही कहना है कि हवन कुंड, भक्तों का झुंड क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, जीव जंतु सब रो रहे होंगे, भूत प्रेत भी सो रहे होंगे, पर हम हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बोलो भारत माता की जय। नमस्कार।